Hello everyone, welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problems guys. Well, आज इस चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ये है सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज। इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का रिलेशन निकाला। उसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया एट अ पॉइंट, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट किया। फिर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या पोटेंशियल होता है ये हमने कैलकुलेट किया। फिर हम लोगों ने ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहां पर देखा। इतना कुछ देखने के बाद अब आगे आज आपको फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, और आज का जो पहला टॉपिक यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वेल, ये टॉपिक पहले भी आप देख चुके हो आपके चैप्टर नंबर 1 में। वही तो बात है कि मैं आपसे बार बार बोल रहा था चैप्टर नंबर 1 अच्छे से करना बिफोर गोइंग इनटू दिस चैप्टर। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बने रखे हुए हैं। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में पहले से तो थोड़ा आप यहां से इसका बैकग्राउंड लेने के लिए फर्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा तो बता ही देता हूं। अभी यहां पर मेरे सामने मैंने यहां पर एक लीनियर कंडक्टर लिया हुआ है जिसके ऊपर टोटल पूरा क्यू चार्ज स्प्रेडेड है ओवर द इंटायर लेंथ। तो उस इंटायर लेंथ एल का एक छोटा सा पार्ट डीएल मैंने लिया जिसके ऊपर चार्ज डीक्यू है, क्योंकि मुझे आगे एनालिसिस करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उसी तरीके से एक सरफेस एस था जिसपे टोटल क्यू चार्ज था, उसका एक छोटा सा पार्ट डीएस लिया जिसपे चार्ज डीक्यू रखा। और उसी तरीके से यहां पर मैं आया इधर पे, पहले पूरा यहां पर एक 3D आप यहां स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ क्यूब आप कह लो। तो इसके पास वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम का एक छोटा सा इंटरनल हिस्सा मैंने लिया जिसका वॉल्यूम dv है और उसके ऊपर चार्ज जो है वो dq है। इंटायर के ऊपर q चार्ज है, लेकिन इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो हम लोगों ने यहाँ पर dq लेके रखा हुआ है। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चार्ज डेंसिटी कोएफिशिएंट्स हैं। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कोएफिशिएंट हो गया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनको सबको डिफाइन हमने किया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से। तो अब आगे बढ़ेंगे तो मैं यहां पोटेंशियल यहां पर एनालिसिस करने वाला हूं तीनों केसेस के लिए। सो ये पहले तो मार्जिन ले ली। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया पोटेंशियल, तो ऑब्वियस है छोटे एलिमेंट पे पोटेंशियल भी छोटा सा होगा। सो भैया ये dv आपने यहां पर निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dq चार्ज है यहां पर, और डिस्टेंस r है वो पॉइंट जहां से हम r डिस्टेंस पे है वो पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं अराउंड दिस कंडक्टर। तो अब यहां आगे अपन लोग बढ़ रहे हैं, अपन यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटीग्रेट करेंगे 0 से फुल लेंथ के ऊपर जो पोटेंशियल है उसके लिए। तो VL लिया मैंने। अब यहां पर ये dq को अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट लैम्डा dl, और अपॉन में मैंने यहां पर ले लिया r, और यहां से इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं l के लिए। ठीक है, तो ये लीनियर इंटीग्रल कह सकते हो आप इसको। तो ये निकल के आ जाएगा। अब आगे चल के मतलब आप इसको सिर्फ इसी को लिख सकते हो VL, बाकी इसे तो एज इट इज रहने दो। तो ये आपका क्या निकल के आया? ये आपका निकल के आया पोटेंशियल जब हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ लाइन देख रहे हैं। अब इसी तरीके से जल्दी जल्दी मैं बाकी भी अगर निकालना चाहूं तो आप देखें जरा क्या निकल के आएगा। यहाँ अपन फिर से dv लेंगे, फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे, फिर ये dq अपॉन आपने यहाँ पर r लिया, लेकिन इस बार dq को आप रख दोगे कितना? आप रख दोगे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ लिख दोगे लैम्डा नहीं सिग्मा ds अपॉन यहाँ पर आपने r ले लिया, इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से ओवर द इंटायर सरफेस। सो vs इक्वल्स टू आपका कितना निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds r, और अब कुछ इसी तरीके से यहां पर आ जाओ तो आप बोलोगे dv इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। ये यहां पर 0 से लेकर v ले लो, ओवर द इंटायर वॉल्यूम लेना है आपको इस बार। नाउ दिस इज 1/4 पाई। मतलब कुछ उन बच्चों को तो बिल्कुल नया नहीं लगेगा जो पहले से इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, दिक्कत तो उनको ज़रूर होगी जिनको ये सब कुछ पहली बार दिख रहा है। तो भाई ये मेरी नहीं गलती, ये गलती किसकी है? तुम्हारी। उसे सुधारेगा कौन? तुम सब। तो भैया जल्दी जल्दी सुधारो, ज़्यादा समय ना लगाओ, नहीं तो ट्रेन बहुत दूर चली जाएगी। फिर जा सिमरन जा कहने से भी कोई फायदा नहीं होगा, आप पकड़ नहीं पाओगे चीज़ों को, समझ रहे हो? शाहरुख खान स्पीड में आगे बढ़ जाएगा। सो भैया ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट आपका हो चुका होगा क्लियर आई गेस। अब मेरी बात सुनो, फाइनली अगर कोई एक ऐसी बॉडी देखने को मिलती है जहां पर ये तीनों साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल होंगे, तो जो वहां नेट पोटेंशियल होगा वो इन तीनों का सम होगा, यानी कि VL प्लस VS प्लस VV। और आप ये एक्सप्रेशन करके, ये मतलब एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करके फिनाले एक्सप्रेशन यहाँ निकाल सकते हो। एक्चुअल में तीनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकल आएगा और बाकी ये सारी चीज़ें सम में लिख जाएंगी। जगह के अभाव में मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है। आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे और इसे अच्छे से समझ गए होंगे। सो मैं हो गया हूँ स्क्रीन से आउट, आप चाहो तो ले लो एक स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं अपन अपने अगले टॉपिक पे, और वो है क्या, अभी करके दिखाते हैं। जल्दी से पहले इसे लिख लो। अब ऐसा है कि तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या सुना आपने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। है ना, सब कुछ रिपीट सा। पहले आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी डायपोल देखा था, फिर से आप लोग डायपोल की तरफ आगे आने वाले हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ भैया, ये पढ़ने वाले हैं। तो डायपोल पढ़ने वाले हो तो डायपोल बना दो भैया पहले। ये डायपोल बना दिया। ये माइनस क्यू ले लो, ये प्लस क्यू ले लो। ऑब्वियस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सब जानते हैं 2L। और एक बात और जानते हैं कि सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो सेंटर ले लिया यहाँ पर ये, ठीक है। अभी डायपोल पे यूजुअली एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात हम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो पॉइंट लूँगा ना वो एक्सियल पे लेने वाला हूँ और ना मैं वो इक्वेटोरियल पे लेने वाला हूँ। मैंने पॉइंट P को लिया एट डिस्टेंस R, लेकिन रैंडमली लिया उसको, ठीक है, एट डिस्टेंस R लिया। अब ये R तो ले लिया है, आगे बढ़ने के लिए यहां पर जो ये माइनस वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस है उसे मैंने R1 ले लिया, प्लस वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है उसे मैंने R2 ले लिया, ठीक।
यहां ना कुछ और भी कलाकारी हमें करनी होगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ये डॉटेड लाइन मेरे आगे कहीं काम आने वाली है, मैं इसे बोल्ड कर लेता हूं और रेड कलर से कर देता हूं, ठीक है। 2 बार अलग अलग मीनिंग के साथ डॉटेड लाइन को इंट्रोड्यूस करना हानिकारक, सेहत के लिए हानिकारक। अब ना मैं कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। आपको ये जो आर पोजीशन मिल रही है ना, ये जो आर बन रहा है, इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, वो थीटा एंगल पे है। ऐसा आप लोगों को अज्यूम करना है कि वो थीटा एंगल पे है, ठीक। एंगल बता दिया थीटा। अब आगे मैं यहां आपसे कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, जरा ध्यान से कंस्ट्रक्शन देखना। कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है कि मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा इस पीओ पर, और यहां इस चार्ज से भी पीओ पे परपेंडिकुलर डालूंगा। तो ऑब्वियस है इधर तो डल गया, और इधर करने के लिए थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको सी बोल दिया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एल है, ये एल होगा। सो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होंगी, कोई दिक्कत यहां पर आप लोगों को नहीं होगी। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर ये हिस्सा L है तो ये पर्टिकुलर हिस्सा यानी कि CO और ये हिस्सा OD कितना होगा। मैं इंटरेस्टेड हूं CO और OD निकालने में। CO, ध्यान से देखो भैया, CO ये थीटा, ये L, तो क्या मैं इसको L cos थीटा बोल सकता हूं? अगर मैं ट्राइंगल, इसको चलो A और इसको B ले लिया अपन ने। अगर मैं तुमसे बोलूं ट्राइंगल AOC में देखो, AOC में CO को L cos थीटा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। उसी तरीके से OD को L cos थीटा बोल सकते हो। ये कौन सा ट्राइंगल में बोला तुमने? ये बोला तुमने ट्राइंगल AOC में, और ये तुमने बोला ट्राइंगल BOD में। मुझे मालूम है तुम्हारे मन में विचार चल रहे होंगे कि यार ये करते क्या जा रहे हो सर, कुछ समझ ना पड़ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, सब समझाएंगे, थोड़ा सा बस टाइम दो। अब पिक्चर में एंट्री करवाते हैं अपन पोटेंशियल्स की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण क्या होगा पोटेंशियल? तो आप बोलोगे सर 1/4πε0, और ये प्लस का क्यू है और ये यहां पर R2 है, ऐसा ले लेंगे सर। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, ठीक है। सो ये V पॉजिटिव के कारण। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू निकालना चाह रहा हूं, तो V माइनस इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू माइनस का अपॉन R1 लिखता हूं। तो भी यहां किसी को कोई दिक्कत आई गेस नहीं होगी, ठीक है ना सर? डिस्टेंस ही ऐसा था यार, ये यहां से R1 है और यहां इस पॉजिटिव के लिए R2 था। आपने सही फॉर्मूला लगाया पॉइंट चार्ज के लिए, तो पोटेंशियल ऐसे ही निकलता है ना? तो अगर मैं तुमसे टोटल पोटेंशियल बोलूं तो ये हो जाएगा V प्लस और ये V माइनस, दोनों को मिला ले, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण और नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसका सम, ठीक है। क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना मल्टीपल चार्जेस के लिए सम हो जाते हैं जितने भी है, तो यहां पर 2 थे, दोनों के लिए अपन ने सम कर दिया। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी हो गई कि 1/4πε0 तो ये निकाल लो आप, क्यू भी निकाल लो आप। यहां बचा 1/,
प्लस के लिए अपन ने पहले लिखा है ना 1/r2 माइनस, यहाँ पे माइनस है और ये 1/r1। सो ये अपना फॉर्मूला बन गया वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था और इसीलिए ये पंचायत यहाँ पर लिखी हुई है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर कुछ बात कर रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग यहाँ पर, क्योंकि ये डाइपोल की लेंथ जो होती है 2L काफ़ी छोटी होती है, ऐसा जनरली हमने देखा है। तो अगर ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है, बराबर नहीं है, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट बराबर है। अब इस बात को समझो कि अगर मैं ऐसा कुछ आपके सामने बनाऊं, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में बहुत ज्यादा आपको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये 14.1 होगा, सॉरी 13.9 होगा, ये 13.8 होगा। नियरली ऑलमोस्ट अगर मैं सबको 14 बोलूं तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। तो विद दैट लॉजिक अगर मैं तुमसे यहां पे ये बोलूं कि R1 किसके बराबर है? R1 PC के बराबर है। R1 अगर मैं PC के बराबर बोलूं तो क्या कोई दिक्कत? सर बराबर मत बोलो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल दो, चलेगा। अब अगर मैं PC की वैल्यू तुमसे बोलूं कि भाई ये R है और ये बचा हुआ हिस्सा तुमने OC अभी जो निकाला वो L cos थीटा, भाई PO प्लस OC, तो PO कितना निकला है भाई? वो पहले से निकला रखा हुआ है भाई R, और ये हो गया L cos थीटा, तो R1 हो गया R प्लस L cos थीटा। उसी तरीके से R2 को देखो, ये छोटा सा, और ये अगर क्लोज हो जाएगा तो ये R2 और ये वाला जो हिस्सा PD ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। एंड विद द लॉजिक अपन इसको क्या लिखेंगे? PO माइनस OD, सो PO की वैल्यू R माइनस L cos थीटा। आई होप जो मैं लिख रहा हूं उससे आप सब सहमत होंगे। विजिबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम, रुको दूर कर देते हैं। अब देख लीजिए आप, बराबर दिख रहा होगा आपको। सो R माइनस L cos थीटा आपने इसको लिख लिया। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां लगेगा। सो जो ये V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब 1/r माइनस L cos थीटा 1/L cos थीटा, ये हो गया है। अब इसे अपन सॉल्व कर देंगे, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, और ये R प्लस L cos थीटा, और ये माइनस का R प्लस का L cos थीटा, यहाँ से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये और ये हो जाता है कैंसिल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q, ये 2L cos थीटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो बच्चों यहाँ एक चीज देख रहे हो, ये Q और 2L, ये क्या है? इसे डायपोल मोमेंट बोलते हैं, नहीं? सो V इक्वल्स टू P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं और मेरी बात सुनो। अगर ये L बहुत छोटा है, अगर ये ऑब्वियस है 2L डायपोल जो है उसकी लेंथ काफी छोटी है एज कंपेयर टू दिस R, सो R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर के कंपैरिजन में, और इस कारण से हम ये L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब
आर स्क्वायर अगर एल स्क्वायर से काफ़ी बड़ा हो तो फिर मैं यहाँ v इक्वल्स टू पी कॉस थीटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप आप मेरी इस बात को अच्छे से समझेंगे और इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। हाँ जी, आपके व्यू में आ रही हैं सारी चीज़ें अभी तक की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं ना यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि ये p cos थीटा है, ये p cos थीटा है। अगर अपन यहाँ यूनिट वेक्टर लिख देते हैं इसको, सो ये डॉट प्रोडक्ट आपको दिख गया डायपोल मोमेंट और किसका, डायरेक्शन वेक्टर का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये एक इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आपको यहां पर मिल जाता है। कुछ नोटिस करेंगे आप, तो नोटिस ये है कि अगर आपने चार्ज के लिए देखा, एक सिंगल चार्ज के लिए देखा पोटेंशियल, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, ठीक है। लेकिन जब आपने डायपोल के लिए देखा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशन का ये है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था चार्ज के, ठीक है, कहां पर, जब सिंगल पॉइंट चार्ज था। लेकिन डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मुझे यहां रिलेट करने थे, डायपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए और साथ में अपन ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था पॉइंट के लिए। सो आई होप ये वाली बात भी क्रिस्टल क्लियर होगी 100%। और अगर क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे आगे अगले टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को लेना चाहिए स्क्रीनशॉट, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब आपको मिलवाएंगे अपने नए टॉपिक से, और ये नया टॉपिक क्या है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन। यार लाइट चल रहा है बहुत, मार्कर थोड़ा सा डार्क कर लें, यानी कि इंक रिप्लेस कर लेते हैं भाई। तो रिलेशन निकालना है अपन को किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। हालांकि आप इसे निकाल चुके हो, बट फिर भी एक और बार आपका फोकस यहां बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट O है, ठीक है, और ये पॉइंट A है, ठीक है। ये पॉइंट B बहुत क्लोज A के आपने यहां अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये सपोज कर लो कि A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो होगा V, ठीक, और ये जो B है ये बहुत छोटे से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट dr पे बोल दो, ठीक, और ये जो है ये r पे था A। तो अगर मैं आपसे पोजीशन ऑफ B पूछूं तो एक तरीके से आप मुझसे बोलोगे कि r माइनस dr हो गया, ठीक है, ओके, माना। और अगर मैं आपसे पोटेंशियल बोलूं यहां पर कितना होगा, तो ऑब्वियस है कुछ ज्यादा होगा। कुछ ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया है, पॉइंट चार्ज O पर रखा हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, या यूं कह लो पोटेंशियल उस डायरेक्शन में घटता है। अभी मैं पीछे आने वाला हूं B पर,
तो इस कारण से मैं यहां पर बढ़ता हुआ बोलूंगा, तो जो V है उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल जो है वो बढ़ा, दैट इज व्हाट डेल V हो गया। ठीक है, V प्लस डेल V चेंज जो आया वो थोड़ा सा ऐड हो गया ना, बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा ना संतुष्टि नहीं हो रही, बढ़ा क्यों? अब आप यहां पर समझो ना यार, आपका जो ये फॉर्मूला है वो है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, पॉइंट के लिए। अब यहां पर आप जो रिलेशन देख रहे हो वो कैसा है, वो इनवर्सली है कि नहीं है? तो अगर आपका यहां ये डिस्टेंस कम होगा, आर कम होगा, तो ऑब्वियस है ना पोटेंशियल तो बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? तो अब तुम मेरी बात से एग्री हुए कि अगर ये V है, थोड़ा पहले हम यहां V प्लस डेल V बोल रहे हैं, सो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहां पे इतना कुछ बताने के बाद अब मैं तुम्हारे सामने अगर बोलूं क्या कि इधर से इधर आने में मुझे करना पड़ा वर्क, तो ये वर्क जो है वो dW वर्क किया मैंने। अब ये वर्क जो किया ये होता है भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये dr मैंने यहां पर किया। ठीक है, और अब मैं यहां पर जानता हूं कि ये जो एंगल है वो 180 है, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर और E इधर पे है, फोर्स उधर पे लग रहा है, तो इसीलिए यहां पर ये cos 180 से माइनस ऑफ F dr अपन ने यहां लिख दिया। हाँ, तो भैया यहां पर अब जो ये F है इसकी वैल्यू तो जगत नोन है, उस जगत की बात चल रही है जिस जगत ने पहला चैप्टर पढ़ा है, और आप जानते हैं F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी टेस्ट चार्ज जो यहां पर Q0 है उसके बराबर आपने ले लिया Q0 E। ठीक है, E तो इसके कारण जो ये प्लस Q के कारण जो सेटअप हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां पर ये आपका dr है। ठीक है, ये आपने यहां पर लिख दिया। अब मैं अगर यहां आपसे बोलूं कि आप Q0 से यहां डिवाइड कर दो, आप जानते हैं मैंने Q0 क्यों डिवाइड करवाया है, क्योंकि मैं यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहा था। ए को बी में लेके आया, ए से बी पर लेके आया अगर मैं टेस्ट चार्ज को, तो ऑब्वियस है मैंने यहां पर ये वर्क डन किया था, तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन हुआ था, तो वो एक्सप्रेशन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन मुझे मिला माइनस EdR, और यहां से E का एक्सप्रेशन माइनस dV/dr। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है भैया, ये निकल के आया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो dV/dr होता है इसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आगे बढ़ेगी इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में घटेगा कौन? पोटेंशियल। और अगर ऑपोजिट चलोगे तो बढ़ता हुआ दिखेगा, अगर इधर घटता हुआ दिखेगा तो ऑब्वियस ना इधर का बढ़ता हुआ दिखेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। दूसरी साथ में इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये है कि पोटेंशियल तो होता है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल में रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बच्चा बच्चा जानता है कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सब जानते हो, तो उसके इक्वल टू में जो चीज होगी वो भी तो वेक्टर ही होगी ना। सो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे इसके। अब मुझे अगले टॉपिक पढ़ना चाहिए, आप जल्दी से ले लो यार इसका स्क्रीनशॉट। सो भाई ऐसा है, अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a thin spherical shell। ठीक है भैया,
अब ऑब्वियस है इसमें 3 केसेस बनने वाले हैं अपने, एक तो इनसाइड, एक आउटसाइड, एक ऑन दी सरफेस। तीनों को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आउटसाइड वाला केस ही लेते हैं। पॉइंट इज आउटसाइड द शेल। डायग्राम बनाने का आपका बहुत मन हो रहा होगा, लो यहां डायग्राम बना देते हैं। ये सेंटर है O और ये वो पॉइंट P है जहां हम निकालना चाह रहे हैं, ये R हो गया। ठीक है भैया। अब आप सबसे पहले यहाँ एक चीज़ जो जानते हो वो ये है, अभी जस्ट ख़त्म किया, ताज़ा पड़ा है एकदम। E जो होता है वो हो रहा है dV/dr। सो विथ दैट अगर मैं माइनस dV ऑफ dr, विथ दैट अगर मैं बोलूँ dV इक्वल्स टू, तो आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्फेरिकल शेल है तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का और E का जो होगा वो 0 होगा, तो इसीलिए इसे EDR भी अपन लिख सकते हैं। EDR आपने लिख लिया यहाँ पर। अभी मैं अगर आपसे बोलूँ एक्सप्रेशन लिखने के लिए E का, तो E का एक्सप्रेशन 1/4πε0 Q/r², और ये कितना यहाँ पर dr। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर dV का, और यहाँ पर भी ये Q भी, ठीक है ना, कांस्टेंट की कैटेगरी में आ गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि V का इंटीग्रेशन तो V हो गया, dV का इंटीग्रेशन तो V हो गया। आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, अभी पिछले वीडियो में या फिर शायद इसी वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रेशन करवाया भी था। इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है, अभी किया नहीं है तो ये ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते, r-2 लिख दिया। अभी सबको मालूम है इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। r⁴n का इंटीग्रेशन होता है r⁴n+1/n+1। सो विद दैट लॉजिक -2 + 1 इज -1, अपॉन में -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, सो 1/4πε0 Q/r। तो यार जो एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सेम टू सेम निकल के आया आउटसाइड के केस में। ठीक, पहला वाला क्लियर, दूसरा और जल्दी क्लियर। क्यों? पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल। भाई तो कुछ और डिफरेंस थोड़ी ना आने वाला है, सिर्फ इतना सा तो डिफरेंस आएगा कि आपको यहां पर क्या डिफरेंस आने वाला है। आपको यहां पर ये जो आर निकल के आया है, इस आर की जगह आप रेडियस ले लोगे। तो अभी मैं अगर ये रेडियस कैपिटल आर रख लेता हूं स्फेरिकल शेल का, तो जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली वहीं से देखकर, क्योंकि यहां पे आर जो है वो आर हो जाएगा। ये दूसरे केस के लिए। अब तीसरे केस पे आ जाओ, जरा ध्यान से देखो, यहीं से शुरुआत करेंगे। E इक्वल्स टू -dV/dr होता है। सो अब हम एक बात जानते हैं, और वो बहुत पहले से, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0। तो ये 0 हुआ तो इसके मायने ये हो जाते हैं कि जो चेंज है वो 0। ये dr को 0 में आप लेके चले गए, या ऐसे नहीं देखना है तो आप इस एक्सप्रेशन को dV इक्वल्स टू -EDR ले जाओ और उसके बाद E की वैल्यू 0 रख दो, तो अल्टीमेटली dV 0 आया। dV 0 का मतलब क्या हुआ? dV 0 का मतलब ये है कि चेंज इन पोटेंशियल 0 है।
कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा इनसाइड द कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि जो एक बार आपका सरफेस पे पोटेंशियल इस्टेब्लिश्ड है वही पोटेंशियल हर जगह इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल होगा। यानी कि इसके लिए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सो आई गेस आपको इस लेक्चर में हुई सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल उस समस्या का आपको हल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं फुल स्टॉप और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस चैप्टर को आगे। तो टिल देन बाय बाय, लव यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।